जय हिंद दोस्तों। आज हम गौरव सर का जो दूसरा क्लास है उसका क्विक रिवीजन कराने की कोशिश करेंगे आप लोगों के बीच। तो देखिए, उन्होंने चालू किया था आज प्रमुख संवर्धन से जो आपके एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं, जैसे सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर रेशम की साड़ी, उन्होंने को रिलेट कराया था रेशम की साड़ी। तो रेशम से हो जाएगा रेशम कीट पालन, ठीक है ना। सेरीकल्चर किससे है? रेशम कीट पालन। उसके बाद ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर है सब्जी का अध्ययन। सब्जी का अध्ययन किससे संबंधित है? ओलेरी कल्चर। फ्लोरी कल्चर क्या है? फ्लोरी कल्चर, फ्लोरी देखिए FLO है, तो फ्लो फ्लोरी किससे हो जाएगा? तो फूलों की खेती से। फ्लोरीकल्चर किससे संबंधित है? फूलों की खेती से। पीसी कल्चर, पीसी को कर लेंगे फीसी से हम लोग। और फीसी जो है, जो फिश होता है मछली, तो पीसी कल्चर है आपका मछली के पालन से। सिल्वी कल्चर, सिल्वी कल्चर किससे संबंधित है? तो सिल्वी कल्चर आप आपके वनों की खेती से संबंधित है। किससे है? तो वनों की खेती से। अब आता है वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर होता है केंचुओं की खेती से। तो कहा जाता है कि किसानों का मित्र कौन है? तो वो होते हैं केंचुआ। विटीकल्चर होता है अंगूरों की खेती से। तो विटीकल्चर किसका अध्ययन होता है? तो अंगूरों की खेती से। एपीकल्चर होता है मधुमक्खी पालन। एपीकल्चर क्या क्या होता है? मधुमक्खी पालन। हमने क्या किया है कि और कुछ अपने से ले लिए हैं, जैसे कि एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो एपी कल्चर तो हो ही गया है आपका मधुमक्खी पालन। सेरीकल्चर रेशम के कीट का पालन। पीसी कल्चर आपका मत्स्य पालन का अध्ययन। माइकोलॉजी, माइकोलॉजी होता है कवक का अध्ययन। फाइकोलॉजी होता है शैवालों का अध्ययन। एंटोलॉजी होता है आपका पुष्पों का अध्ययन। पोमोलॉजी होता है फलों का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी होता है पक्षियों का अध्ययन। इक्थोलॉजी होता है आपका मछलियों का अध्ययन। एंटो एंटोमोलॉजी होता है आपका कीटों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी क्या होता है? कीटों का अध्ययन। डेंट्रोलॉजी होता है वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। डेंट्रोलॉजी क्या होता है? वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। ओफियोलॉजी होता है सर्पों का अध्ययन। ओरिलो सैरोलॉजी कौन होता है? तो छिपकलियों का अध्ययन। देखेंगे कि छिपकली चारों तरफ सैर करती हैं, वैसे कर लेंगे हम। सैरोलॉजी कौन सा? छिपकलियों का अध्ययन। सिल्वी कल्चर होता है काष्ठी पेड़ों का संवर्धन का अध्ययन। तो सिल्वी कल्चर क्या होता है? काष्ठी पेड़ों के का संवर्धन। बायोलॉजी, बायोलॉजी देखिए, बायोलॉजी जो है जीव विज्ञान इंग्लिश में बोलते हैं इसे। बायोलॉजी जो है कि आपका सजीव लिविंग स्टडी। बायोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? सजीवों का ही अध्ययन होता है। क्वेश्चन पूछता है बायोलॉजी शब्द किसने दिया था? तो बायोलॉजी शब्द आपके लैमार्क और ट्रेविनस ने दिया था। लैमार्क और ट्रेविनस ने 1801 ईस्वी में। कितने में? तो 1801 ईस्वी में लैमार्क और ट्रेविनस ने दिया था। बोलता है कि जनक कौन होता है? बायोलॉजी के जनक कौन है? तो यह पूछता है क्वेश्चन कि बायोलॉजी के जनक कौन है? तो यह है अरस्तु। कौन है? तो अरस्तु हैं। बायोलॉजी के जनक आपके कौन है? तो अरस्तु हैं। अरस्तु जी आपके बायोलॉजी के जनक हैं, ठीक है। और पूछेगा क्वेश्चन कि शब्द कौन दिया? तो लैमार्क और ट्रेविनस ने। यह किस सन में दिया? तो 1801 में, ठीक है। यहाँ से दो क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आता है बायोलॉजी जो दो भागों में बटा है। एक होता है आपका जियोलॉजी और दूसरा होता है बॉटनी। तो जियोलॉजी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं जंतु विज्ञान। जियोलॉजी को क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में? जंतु विज्ञान। जबकि बॉटनी को क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान। ऐसे जू जू में कौन रहता है? तो जू में आपके जानवर रहते हैं। तो ये ऐसे कर लेंगे जंतु विज्ञान। तो क्वेश्चन पूछता है कि जियोलॉजी जंतु विज्ञान के जनक कौन हैं? तो ये अरस्तु हैं। और जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो अरस्तु हैं। लेकिन जीव विज्ञान शब्द किसने दिया? तो लैमार्क और ट्रेविनस ने। उसके बाद पूछता है क्वेश्चन कि बोटनी वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो यह आपके थियोफ्रेस्टस हैं।
बॉटनी विज्ञान के कौन जनक हैं? तो आपके थियोफ्रेस्टस हैं। फिर से क्विक रिवीजन करते हैं कि जीव विज्ञान के जनक कौन हैं? तो अरस्तु हैं आपके। उसके बाद जीव विज्ञान का शब्द, जीव विज्ञान जो है वो शब्द किसने दिया? तो लैमार्क और ट्रेविनस ने। उसके बाद पूछेगा क्वेश्चन आपका कि जंतु विज्ञान के जनक कौन हैं? तो आपके अरस्तु हैं। बॉटनी विज्ञान के कौन जनक हैं? तो आपके थियोफ्रेस्टस हैं। अब देखिए शरीर जो है, शरीर किससे बना है? तो शरीर सबसे पहले जो होता है सेल होता है, सेल से बनता है। सेल से आपका टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, उसके बाद आपका बॉडी बनता है। ठीक है ना? तो सबसे छोटी इकाई कौन सी है? आपकी कोशिका है। जैसे शरीर, या शरीर जो है हमारा मकान की तरफ है, तो शरीर किससे मिलकर बनता है? तो कोशिका या सेल से मिलकर बना हुआ है। शरीर किससे मिलकर बना हुआ है? तो सेल से मिलकर बना हुआ है। सेल जो है, कोशिका जो होता है, कोशिका का अध्ययन क्या कहते हैं? तो कोशिका के अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी कहते हैं, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या है? पूछता है क्वेश्चन कि शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो वह होती है कोशिका। अब क्वेश्चन पूछता है कि कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। और कितने सन में की थी? तो 1665 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? तो 1665 ईस्वी में। ये जो कोशिका थी ये आपकी मृत कोशिका थी। कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका, डेड सेल थी। और इसने कहाँ से खोजा था इन्होंने? तो वृक्षों के कार्क जो होते हैं वहां से खोजा था। कहाँ से? तो आपके वृक्षों के जो कार्क होते हैं वहां से इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। लेकिन कैसी खोज कोशिका थी? तो मृत कोशिका थी। और इनकी बुक जो है कि ये तो क्वेश्चन, और क्वेश्चन आता है कि कौन सी बुक में इन्होंने जिक्र किया? तो माइकोग्राफिया नाम की बुक है, उसमें इन्होंने जिक्र किया है। कोशिका के जनक कौन है? तो कोशिका के जनक आपके रॉबर्ट हुक हैं। कोशिका के जनक कौन है? तो रॉबर्ट हुक हैं। रॉबर्ट हुक कौन क्या है? कोशिका के जनक हैं। आप पूछता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो जीवित कोशिका की खोज आपके लिवेन हॉक ने की थी। कौन किया था? लिवेन हॉक ने। कितने ईस्वी में? तो 1774 ईस्वी में किया था। ठीक है, तो फिर से एक बार क्विक रिवीजन करते हैं हम लोग कि कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। वो कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका थी। किसने ईस्वी में? तो 1665 ईस्वी में। कहाँ से खोज की? तो वृक्ष के कार्क से खोज की थी। जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो लिवेन हॉक ने की थी। कितने ईस्वी में की थी? 1674 ईस्वी में। जीवाणु जीवाणु की खोज किसने की? तो जीवाणु की खोज भी लिवेन हॉक ने किया था। जीवाणु को खोज किसने किया थे? तो लिवेन हॉक ने किया था। अब आता है कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत का किसने प्रतिपादित किया? तो कोशिका सिद्धांत जो है आपका, तो प्रतिपादक स्लाइडन और स्वान, दो वैज्ञानिक थे। एक था स्लाइडन और दूसरा थे स्वान। स्लाइडन और स्वान ने, स्लाइडन और स्वान ने क्या किया था? आपके कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया था। आप इसको डबल यस से कोरिलेट कर देंगे। डबल यस, स्लाइडन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया। शरीर शरीर किससे मिलकर बना होता है? तो शरीर कोशिका के से निर्माण होता है। कोशिका के विभाजन के फलस्वरूप नई कोशिका का निर्माण होता है। कोशिका विभाजन के फलस्वरूप आपकी नई कोशिका का निर्माण होता है। कोशिका सिद्धांत का अपवाद कौन है? तो कोशिका सिद्धांत का अपवाद कौन है? जीवाणु, विषाणु, कवक, शैवाल। तो यह आपका आंसर हो जाएगा विषाणु। विषाणु कैसा होता है? देखिए विषाणु जो होता है, जो एनवायरनमेंट में होता है, वायुमंडल में होता है, तो मृत कोशिका होती है, मृत होता है विषाणु। लेकिन जैसे ही हमारी बॉडी में इंजेक्ट होता है, प्रवेश करता है, वह जीवित कोशिका हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि जीवाणु कैसा क्वेश्चन पूछता है वायरस कैसा होता है? तो वायरस जो होता है इन्वायरमेंट में मृत कोशिका होता है, लेकिन हमारे शरीर में जैसे ही प्रवेश करता है वह क्या हो जाता है? जीवित कोशिका हो जाता है। अब आता है वायरस, विषाणु। तो वायरस जो होता है कोशिका सिद्धांत का अपवाद है।
क्योंकि वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है। सजीव और निर्जीव के बीच में कैसी कड़ी है? तो योजक कड़ी है। पादप जंतु के बीच योजक कड़ी को क्या कहते हैं? यह तो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी जो है आपका वायरस है, लेकिन पादप और जंतु के बीच की कड़ी कौन है? आपका क्वेश्चन आता है पादप और जंतु के बीच की कड़ी आपका युगलीना है। कौन है? तो युगलीना है। युगलीना आपके पादप और जंतु पादप और जंतु के बीच की कड़ी कौन है? तो आपका युगलीना है। कौन है? तो युगलीना है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो माइकोप्लाज्मा होता है सबसे छोटी कोशिका। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। शुतुरमुर्ग का अंडा क्या होता है? तो सबसे बड़ी कोशिका होती है। यह होता है आपका 170 mm का। 170 mm का होता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन होती है? तो यह आपकी न्यूरॉन होती है। मानव मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन होती है? तो न्यूरॉन होती है। अब देखिए कोशिका में जो कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में डिफरेंस देख लेते हैं। पूछता है कि पादप कोशिका के सबसे बाहरी जो होता है वह क्या होता है? जो सुरक्षा करता है पादप कोशिका की वह क्या होता है? ये बाहरी लेयर जो होती है वह आपकी कोशिका भित्ति होती है। क्या होती है? तो कोशिका भित्ति होती है। जबकि इसके अंदर की जो लेयर ए लेयर है वो उसे क्या कहते हैं? तो कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो देखिए जो पादप में होता है, पादप में तो कोशिका भित्ति होती है, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। एक एक डिफरेंस आपका हो गया। कोशिका झिल्ली दोनों में होती है, केंद्रक भी दोनों में होता है। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है? इसमें है पादप में रिक्तिका होती है। पादप में क्या होती है? आपकी रिक्तिका होती है, लेकिन आपकी जंतु कोशिका में रिक्तिका नहीं होती। उसके बाद पादप कोशिका में आपका हरित लवक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हरित लवक पाया जाता है। जबकि जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता। अब देखिए इसमें जो है कि बाहरी झिल्ली कौन होती है? केंद्र कोशिका झिल्ली होती है। तो इसमें क्या होता था? कोशिका भित्ति होता था, लेकिन इसकी जंतु कोशिका की जो बाहरी कक्षा है, बाहरी सेल है, इसको क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है? इसमें तारकाय होता है। जंतु कोशिका में क्या होता है? तो आपका तारकाय होता है। जंतु कोशिका में क्या होता है? तारकाय होता है। जबकि पादप कोशिका में तारकाय नहीं पाया जाता। माइटोकॉन्ड्रिया क्या पादप कोशिका में होती है? तो हाँ होती है। माइटोकॉन्ड्रिया पादप कोशिका में भी होती है और जंतु कोशिका में भी होती है। ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस हो गया कि तारकाय आपका जंतु कोशिका में होता है जबकि पादप कोशिका में नहीं होता। तो पादप कोशिका में रिक्तिका होती है जबकि जंतु कोशिका में रिक्तिका नहीं होती। पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता। कोशिका भित्ति किस में होती है? तो कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में होती है। अब आता है कि कोशिका भित्ति का कार्य क्या होता है? तो कोशिका भित्ति का आपका कार्य होता है पेड़ों की सुरक्षा प्रदान करना। पेड़ों की सुरक्षा प्रदान कौन करता है? तो आपकी कोशिका भित्ति प्रदान करती है। कोशिका भित्ति क्या करती है? तो पेड़ों की सुरक्षा प्रदान करती है। किस अब क्वेश्चन आता है कि कोशिका भित्ति किसका बना होता है? तो कोशिका भित्ति आपका सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थ क्या है? तो यह भी आपका सेलुलोज है। क्या है? सेलुलोज है। एग्जाम्पल के तौर पे कपास। नोट, जब कवक या फंगस कोश कवक या फंगस की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? यह एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो यह होती है आपकी काइटिन की। किसकी होती है? तो काइटिन की होती है। पादप की कोशिका किसकी बनी होती है? तो पादप की कोशिका सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है। पादप की कोशिका किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। अब कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक जब मिल जाता है तो वह क्या करता है? जीव द्रव्य का निर्माण करता है। कोशिका द्रव्य और केंद्रक हो जाता है तो क्या हो जाता है? वो जीव द्रव्य का निर्माण करता है। जीव द्रव्य क्या होता है? तो जीव द्रव्य कोशिका प्लस कोशिका द्रव और प्लस केंद्रक होता है। हेक्सले ने क्या किया था?
हेक्सले ने जीवन का भौतिक अधिकार किसे कहा था? जीव द्रव्य को कहा था। किसने कहा था कि जीवन का भौतिक अधिकार जीव द्रव्य है? तो हेक्सले ने कहा था कि जीव द्रव्य जो है आपका जीवन का भौतिक आधार है। और नाम कौन रखा था जीव द्रव्य इसका? तो नाम रखा था आपका पुरकंजे। कौन रखा था? पुरकिंजे ने इसका नाम जीव द्रव्य रखा था। क्वेश्चन आता है कि जीव द्रव्य का नाम किसने रखा? तो पुरकिंजे ने रखा। लेकिन जीवन की भौतिक आधार किसने बताया था? तो ये हेक्सले ने बताया था। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर हाउस भी कहते हैं। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है? यह दोहरी झिल्ली युक्त होती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है? दोहरी झिल्ली युक्त होती है। अब हम लोग एग्जाम में जो है क्या होता है, कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सी दोहरी झिल्ली है, कौन सी एकहरी झिल्ली है। तो दोहरी झिल्ली युक्त कौन सा है? उसका ट्रिक है महक। क्या ट्रिक है हमारा? महक ट्रिक है। ठीक है, तो महक है, इससे कोरिलेट कर लेंगे। म से हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। म से क्या हो जाएगा आपका? माइटोकॉन्ड्रिया। ह से हो जाएगा आपका हरित लवक। ह से क्या हो जाएगा आपका? हरित लवक। क से हो जाएगा आपका केंद्रक। ठीक है, तो क से क्या हो जाएगा? केंद्रक। यह दोहरी झिल्ली युक्त है। तो क्या ट्रिक हो गया? महक हो गया। म से हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, ह से हो गया हरित लवक, क से हो गया केंद्रक। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में जो जीव द्रव्य होता है, तो इस द्रव्य को क्या कहते हैं हम लोग? मैट्रिक्स कहते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो द्रव्य होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मैट्रिक्स कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? तो एक खोज किया था अल्टमान ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो अल्टमान ने किया था। नाम किसने दिया था? तो नाम इसका बेंडा ने रखा था। नाम कौन रखा था? बेंडा ने रखा था। अब आता है श्वसन से क्या प्राप्त होता है? तो श्वसन से हम लोग को ऊर्जा प्राप्त होता है। अब देखिए C6H12O6 + O2 जब मिलता है तो टूटता है, तो C2CO2 प्लस 6H2O प्लस यही मिलता है 36 ATP। 36 ATP ही हमें क्या करता है? यह ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, 36 ATP ही हमें क्या करता है? ऊर्जा प्रदान कराता है। अब आता है कि यह जो होता है आपका श्वसन कैसी क्रिया है। ठीक है ना, श्वसन कैसी क्रिया है? देखिए जो ग्लूकोज अणु होते हैं, ये ग्लूकोज अणु क्या होते हैं? जटिल अणु होते हैं। जब इन्हें तोड़ा जाता है छोटे छोटे फॉर्म में, जैसे ऊर्जा मिलती है, तो हमारे सरल अणु बन जाते हैं। और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? कैटाबोलिक रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? कैटाबोलिक रिएक्शन कहते हैं। जो आपका ये रिएक्शन हो रहा है इसे क्या बोलेंगे? कैटाबोलिक रिएक्शन। तो क्वेश्चन पूछता है श्वसन जो है कैसा रिएक्शन है? तो श्वसन जो है आपका कैटाबोलिक रिएक्शन है। कैसा होता है? तो कैटाबोलिक रिएक्शन होती है, क्योंकि इसमें जटिल अणु टूटकर सरल अणु बनाते हैं। ठीक है ना, जो जटिल अणु होते हैं, जो बड़े कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं, उसमें स्मॉल फूड में जब टूटता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं, उस अभिक्रिया को कैटाबोलिक रिएक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? ऊर्जा होता है, ऊर्जा का संचय करती है। और ऊर्जा ऊर्जा की मुद्रा को क्या कहते हैं हम लोग? एटीपी कहते हैं। एटीपी को क्या कहते हैं? ऊर्जा की मुद्रा कहते हैं। ऊर्जा की मुद्रा क्या होती है? एटीपी होती है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और हमारे साथ क्या कीजिए, आप लोग भी बोलिए। देखिए पहला क्वेश्चन आता है सजीव जो जीव विज्ञान की खोज किसने की थी? तो जीव विज्ञान के जनक या फादर कौन कहा जाता है? तो अरस्तु कहा जाते हैं, अरस्तु को कहा जाता है। अब उसके बाद बायोलॉजी शब्द किसने दिया था? तो लैमार्क और ट्रेविनस ने दिया था। बायोलॉजी दो भागों में बटी है, एक जंतु विज्ञान, एक वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो अरस्तु हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस हैं। उसके बाद आपका है कि कोशिका सिद्धांत किसने आपका प्रतिपादित किया था? तो कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? कोशिका का सिद्धांत किसने
प्रतिपादित किया था, तो स्लाइडन और स्वान ने प्रतिपादित किया था। अब आते हैं कि कोशिका का अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने कैसी कोशिका की खोज थी, मृत कोशिका की खोज की थी। उसके बाद जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो लीवेनहॉक ने की थी। लीवेनहॉक ने कितने ईस्वी में की थी, तो 1674 ईस्वी में किया था। उसके बाद होता है मृत कोशिका जो होती है, मृत कोशिका की खोज जो रॉबर्ट हुक ने किया था, कहाँ से किया था, तो वृक्षों के कार्क से किया था। जीवाणु की खोज किसने की, तो लीवेनहॉक ने किया था। ओके, जय हिंद, थैंक यू। यहाँ तक आपका हो चुका है। अब अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जैसे ही अगला नेक्स्ट वीडियो पढ़ाएंगे, तो अपना प्यार बनाए रखिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। यदि कोर्स उनका नहीं परचेज किया है या फास्ट रिवीजन करना है तो। ओके, जय हिंद, थैंक यू।